हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें खाना अच्छा बनाना आता है और इसको सेल करने के लिए ज़ोमैटो स्विगी में रजिस्टर करेंगे तो हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है ऑर्डर्स आने में, आपकी पहचान बनने में टाइम लगता है और आपकी पहचान बनेगी एक सही मेन्यू से। अगर आप सही मेन्यू बनाने में कामयाब हो गए तो आप प्रॉफिटेबल किचन चला पाओगे। तो मेन्यू एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी कमर्शियल किचन चलाने के लिए। सारी कहानी इसी से बनती है और इसी से ही बिगड़ती है। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसी 5 मेन्यू मिस्टेक्स जिनकी वजह से हमें या तो लॉसेस फेस करने पड़ते हैं या हम ऑर्डर्स बढ़ा ही नहीं पाते। तो मेन्यू मिस्टेक नंबर 1 जो हम शुरुआती दिनों में कर बैठते हैं वो है लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग कस्टमर्स। मतलब मेन्यू को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर देना। अब इसी के 3 ड्रॉबैक्स आते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक फिनेंशियल लॉस। जितना बड़ा मेन्यू उतनी ही ज़्यादा रॉ मटेरियल, और जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल उतना ही ज़्यादा वेस्टेज शुरुआत में, जब हमें पता नहीं होता कि हमें ऑर्डर्स कितने आएंगे और कितने नहीं। अनसर्टेनिटी होती है जब हमें ऑर्डर्स की। तो हमें इतनी चीज़ें संभालने के लिए स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होती है और स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है और उसकी भी कॉस्ट होती है। अब इसी का दूसरा ड्रॉबैक है ऑपरेशनल हेडेक। सपोज कीजिए हमने अपनी मेन्यू में ऐसी आइटम्स रखी हुई हैं जिसके प्रोसेस डिफरेंट है। मतलब चाइनीज़ में हमने मंचूरियन रखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल में हमने पिज़्ज़ा पास्ता रखा हुआ है और नॉर्थ इंडियन फूड हमने अलग रखा हुआ है। देखिए, अगर आपको एक ही टाइम में तीनों अलग अलग आइटम्स का ऑर्डर आ जाता है, जैसे कि बिरयानी, मंचूरियन एंड पनीर बटर मसाला, एक तो आपके पास इन तीनों चीज़ों की प्री प्रेपरेशन अवेलेबल होनी चाहिए और आपको इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग स्टेशन में काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप तीनों ऑर्डर्स कभी भी टाइम में दे नहीं पाओगे और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा और इससे आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होगा अगर कस्टमर के पास ऑर्डर लेट जाता है। तो शुरुआती दिनों में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हमारा कस्टमर के साथ इतना तालमेल नहीं बैठा होता। और तीसरा ड्रॉबैक है लेबर प्रॉब्लम। जब तक हमें ऑर्डर्स की सर्टेनिटी नहीं हो जाती जो हमारे दिन में ऑर्डर्स कितने लगेंगे तो हम इतनी टीम अफोर्ड नहीं कर पाते। कुकिंग से लेके ऑर्डर डिस्पैच तक हमें अकेले ही लगना पड़ता है और जब हम टीम अफोर्ड कर पाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा टीम रखनी पड़ती है क्योंकि हमारे मेन्यू में आइटम्स ज़्यादा है। ये आपको पैसा नहीं बचने देता। इससे क्या होता है जो हमारी एनर्जी और पैशन धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगता है जो इस काम से हमें प्रॉफिट आएगा ही नहीं। अब इसका सोल्यूशन है लेस इज़ मोर। शुरुआती दिनों में आपका मेन्यू 7 से 8 डिशेस तक ही सीमित रहना चाहिए जिसमें सेम प्रोसेस हो और एफिशिएंसी ज़्यादा हो। सपोज़ आपने नॉर्थ इंडियन मेन्यू रखा हुआ है तो आपका मेन्यू की आइटम्स ऐसी होनी चाहिए जो 1-2 ग्रेवीज मेंटेन करने से ही सारी आइटम्स बन जाए। और जब हमारा काम धीरे धीरे सेट होने लगता है और हमें मेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है जो हमने जो आइटम अभी ऐड करनी है उससे क्या हमारी सेल बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगा, तब हमें वो आइटम ऐड करनी चाहिए। अगर वही कस्टमर है कभी ये ले लेगा कभी वो ले लेगा तब हम वो आइटम्स ऐड ना करें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब मेन्यू बढ़ाने के साथ साथ हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ना चाहिए। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम कर जाते हैं वो है अपनी नीश पे ध्यान ना देना। मतलब स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। हम एक जनरलिस्ट बन के रह जाते हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक आइटम के लिए पहचाने नहीं जाते क्योंकि जब भी कस्टमर ऑनलाइन में हमारा मेन्यू देखता है तो उसको सारी क्यूजीन की आइटम्स दिखाई देती हैं, साउथ इंडियन भी, नॉर्थ इंडियन भी, कॉन्टिनेंटल भी और चाइनीज़ भी। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये आउटलेट किस चीज़ के लिए फेमस है। तो अगर हमारा बिरयानी में हाथ अच्छा है, हम बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं तो हमें शुरुआत बिरयानी से ही करनी चाहिए। हम बिरयानी की वैरायटी रखें अपने मेन्यू में क्योंकि जब भी कस्टमर सर्च करेगा अगर उसने बिरयानी खानी है तो वो बिरयानी टाइप करके ही सर्च करेगा तो आपका आउटलेट भी उसी सर्च में आएगा। तो कस्टमर ने जब बिरयानी का ऑर्डर देना होगा तो वो उसी को प्रेफर करेगा जो बिरयानी का काम करते हैं। तो इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। अगर तो हम वही आइटम सेम प्रोसेस से डेली निकालेंगे तो उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है और हम दिन ब दिन बेहतर होते जाते हैं। और दूसरा, जब हमने वही आइटम वॉल्यूम में सेल करनी है तो हम परचेज भी वॉल्यूम में करेंगे। इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हमारी कॉस्ट एकदम से डाउन आ जाती है रॉ मटेरियल की। तो अब क्या होगा, जैसे आपकी एक नीश एस्टेब्लिश हो गई,
आप उसमें सक्सेसफुल हो गए और आपको अपने ऑर्डर्स की सर्टेनिटी का पता लग गया, जो इतने ऑर्डर्स मेरे दिन में आ जाते हैं। अब हम अगर अपनी किचन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। या तो हम सेम प्रोडक्ट को लेके ही आगे बढ़ें, ज़ोमैटो स्विगी के साथ साथ हम ऑफलाइन डिलीवरी स्टार्ट करें, अपनी खुद की डिलीवरी दें, ऑल ओवर सिटी में अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं, पार्टी ऑर्डर शुरू करें, केटरिंग शुरू करें। तो ऐसे तो हम अपने प्रोडक्ट को फ्लरिश कर लेंगे। अब दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, हम एक और नई नीश का अलग ब्रांड अपनी सेम बेस किचन से स्टार्ट करें और उसको ज़ोमैटो स्विगी में रजिस्टर कराएं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। लेकिन हमने पुराना ब्रांड नए ब्रांड के साथ मैसअप नहीं करना। तो ऐसे ही करते करते 3 से 4, 4 से 5 ब्रांड एक ही किचन को बड़ा करते करते चला सकते हैं। तो तीसरी मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं, हम अपने मेन्यू की आइटम्स के रेट्स ठीक से कैलकुलेट नहीं करते। हम अपने रेट्स या तो स्ट्रीट वेंडर या बाज़ार में खुले हुए आउटलेट या ढाबा के साथ कंपेयर करते हैं। उनका सेल ऑफ मेथड और वॉल्यूम हमारे सेल ऑफ मेथड और वॉल्यूम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो मार्केट में बैठे होते हैं, तो इसलिए वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सेल भी बहुत करते हैं। जब क्लाउड किचन की मेन्यू की प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम रॉ मटेरियल के साथ साथ प्रमोशंस, ज़ोमैटो स्विगी की कमीशंस और पैकेजिंग को भी कंसिडर करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लाउड किचन की हर आइटम की रॉ मटेरियल की कॉस्ट 25 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे बाकी के खर्चे निकल पाएंगे। तो अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि हमारे एरिया में बर्गर के रेट 40 रुपये हैं, तो हम 100-120 रुपये में कैसे सेल करें। तो मैं आपकी यहाँ एक मिथ क्लियर कर दूँ, जो कस्टमर हमें ऑनलाइन में सर्च करता है वो हमारे आइटम्स के रेट्स ऑनलाइन के आउटलेट्स के साथ कंपेयर करता है, ना कि स्ट्रीट वेंडर के साथ। तो अब चौथी बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम सब कुछ खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं। हम अगर नीश पे भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे मेन्यू में हमें ऐसी आइटम्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है जो एज ए साइड आइटम सेल हो। जैसे अगर सपोज़ कीजिए हमने नॉर्थ इंडियन मेन्यू रखा हुआ है, तो उसके साथ हम गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, ये सब दे सकते हैं। तो हमें हर आइटम खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई रिनाउंड स्वीट शॉप के साथ टाई अप कर सकते हैं जो होलसेल प्राइस में सप्लाई करते हैं स्वीट्स को, और उनसे हम मंगवा सकते हैं। एक तो हम एक जैसी कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाएंगे और हमारे ऊपर कोई ऐसा बनाने का प्रेशर भी नहीं आएगा, और हम अपनी मेन आइटम में फोकस कर पाएंगे। तो अगर प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम भी होगा तो इससे हमें लॉस नहीं होगा, हमारा मेन्यू ही एक्सपांड होगा। तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर हम इन हाउस सब कुछ बनाएंगे तो हम हलवाई के टेस्ट के साथ भी compete नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट के साथ भी compete नहीं कर पाएंगे, और प्राइस के साथ बिल्कुल भी compete नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है हम उनके ही टेस्ट को लिवरेज करें और अपना काम एक्सपैंड करें। तो अब अगर हम अपने मेन्यू में स्नैक्स भी ऐड करना चाहें, जैसे छोटी मोटी मंचीन्स टाइप, तो हम मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, चीज़ कॉर्न बॉल्स, हरा भरा कबाब, ये सारा कुछ हम आउटसोर्स कर सकते हैं। हम लोकल वेंडर से फ्रोज़न मंगवा सकते हैं और उसको प्रिपेयर करके अपनी किचन में डिप्स के साथ दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, हर बार एक जैसी कंसिस्टेंट क्वालिटी कस्टमर के पास पहुंचती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी सेल इंक्रीज़ करने में। वो इंस्टीट्यूशनल पैक देते हैं जो बहुत ही रिजनेबल होता है और हमें प्रॉफिट का पूरा स्कोप होता है उसमें, और हमें इन आइटम्स में लेबर भी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, हम मेन्यू को बना लेते हैं लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बिकने वाली आइटम होती है वो हमें सबसे ऊपर रखनी चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए, और जो आइटम्स बिल्कुल भी नहीं बिकती हैं और रेयर बिकती हैं उनको टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए मेन्यू से, और हमें हर 3-4 महीने बाद मेन्यू को रीसेट करना चाहिए, मतलब फिर से एनालाइज करके उस मेन्यू को नया बनाना चाहिए। तो इसमें मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। जब शुरू में मेरे स्विगी में ऑर्डर्स नहीं लगते थे तो मैंने अपने एरिया मैनेजर के साथ बात की और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप कॉम्बोज ऐड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके कॉम्बोज जो भी एडेड हैं वो सबसे नीचे हैं, उनको ऊपर लेके आइए। तो जब मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई तो मेरे स्विगी के ऑर्डर्स एकदम से इंक्रीज़ हो गए। तो मैंने ज़ोमैटो में एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। जब भी कस्टमर कोई मेन डिश चूज़ करता था तो उसको कार्ट कंप्लीट करने से पहले एक ऑप्शन आ जाती थी ऐड ऑन आइटम की। उसमें 2-3 ऐड ऑन आइटम्स होती थी और कस्टमर अक्सर उसमें से चूज़ कर लेता था। इससे भी मेरी सेल बहुत इंक्रीज़ हुई।
तो मेरी खाने की 4.5 से रेटिंग डाउन ना हो, मैंने हमेशा एक ऑप्शन लगाई होती थी, जो खाना आपको स्पाइसी चाहिए, माइल्ड स्पाइसी चाहिए या नॉन स्पाइसी चाहिए। तो इससे कस्टमर को भी क्लैरिटी हो जाती थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी प्रेपरेशन करने के टाइम। और खाना मैं हमेशा कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देती थी, तो उससे मेरी रेटिंग हमेशा अच्छी ही आती थी। तो मैं अपनी वीडियो को सम अप करने के टाइम ये कहना चाहूँगी, जो ऑनलाइन में सारी आइटम्स ऐड करने के बजाय कुछ आइटम्स की वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। तो खाना तो हम सभी बहुत अच्छा बना लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक बात कह दूं, जो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग से बिजनेस आता है। अगर हमने सही स्ट्रैटेजी अपना ली तो हम ज़ोमैटो स्विगी से भी मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसमें एक और बात आ जाती है, जो ऑनलाइन ऑर्डर्स लाने के लिए हमें एड्स और प्रमोशंस का सहारा लेना पड़ता है। अब क्या होता है, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं जो हमारी ऐड लोगों को दिख रही है, लोग मेन्यू भी देख रहे हैं, फिर भी ऑर्डर्स कम कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है जो कस्टमर हमारी डिश की वैल्यू अच्छी तरह से परसीव ही ना कर पा रहा हो। अगर वो रेट देख रहे हैं कि उनको डिस्काउंट करने के बाद वो डिश कितने की पड़ेगी, तो हो सकता है उसकी डिश की पिक्चर उनको पसंद ना आ रही हो, या उनको ये लग रहा हो जो दूसरों के कंपैरेटिवली उनको महंगी पड़ रही है। और ये भी हो सकता है जो आपने अपनी डिश की डिस्क्रिप्शन ही ना दे रखी हो। तो सपोज़ कीजिए आपकी डिश का नाम स्पेशल चिकन कड़ी हो, तो आपने डिस्क्रिप्शन में उसकी स्पेशलिटी ना मेंशन की हो, तो कस्टमर्स उस वैल्यू को कैसे परसीव करेगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपके डिश की पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए और साइड में उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखी होनी चाहिए। और यही सेम चीज़ हमारे प्रिंटेड मेन्यू में भी लागू होती है। तो मतलब कस्टमर को अगर आपकी डिश की पिक्चर, डिस्क्रिप्शन और वैल्यू समझ में आ जाए तो वो आपको ही ऑर्डर करेंगे। तो अगर आप ये पांचों की पांचों स्ट्रैटेजी में काम करते हो और अपनी नीश में काम करते हो, तो आपकी ऐड टारगेटेड कस्टमर को दिखाई देगी और जो आपका पैसा खर्चा हुआ है ऐड के ऊपर, उसका रिटर्न भी मिलेगा। मतलब आप प्रॉफिट में हो गए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि क्लाउड किचन में प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही नहीं, बल्कि एक सही बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। तो अगर हम इन 5 मिस्टेक्स से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हमने ये मिस्टेक्स सुधारनी पड़ेगी। जैसे कि मेन्यू को छोटा और फोकस करें, अपनी नीश पर काम करें, सारा कुछ खुद बनाने की कोशिश ना करें बल्कि स्मार्टली आउटसोर्स करें, हर डिश की कैलकुलेशन सही से करें और मेन्यू को टाइम टू टाइम एनालाइज करें। तो सबसे ज़रूरी बात, ऐड से डरे नहीं। ऐड से फ़ायदा तभी होगा जब आपकी प्राइसिंग सही होगी। तो एड्स आपके बिजनेस को बढ़ाने का ज़रिया है, खर्चा नहीं। तो आपकी सक्सेस इसी में है जो आप अपने कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू दें। अच्छी वैल्यू का मतलब सही रेट में अच्छा खाना। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। बाय बाय।